हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव बायोलॉजी का आज नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि ऊतक पढ़ाया जाए, तो हमने इसके पहले कोशिका, कोशिकांग और कोशिका विभाजन और भी लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10। इसके पहले हमने 10 लेक्चर दिए हुए हैं। ऊतक के बारे में पढ़ने से पहले हमको एक पता होना चाहिए कि ऊतक है क्या वास्तव में। तो सबसे पहले हम शुरुआत ऊतक के डिफिनीशन से करते हैं, परिभाषा से करते हैं। सबसे पहले ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, टिश्यू बोलते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है लिखेंगे सभी लोग। ऊतक किसी भी पौधे में एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। किसी भी पादप में एक समान, क्योंकि हम लोग पादप ऊतक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको पता होगा, जंतु ऊतक हम लोग बाद में करेंगे। मीन्स एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति भी समान होती है। उनकी उत्पत्ति समान होती है। कोशिकाएं समान हो या भिन्न हो, दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति समान होती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी एक रीजन में काम करती हैं प्लांट के, तो उसको हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं? ऊतक बोल देते हैं। अब ऊतक के वर्गीकरण के बारे में पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप लोग इसको पहले कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले ऊतक के प्रकार में हम लोग बात करते हैं। ऊतक मुख्य, जो पादप ऊतक होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पौधे का कुछ भाग आप लोग देखते होंगे वो बढ़ता हुआ रहता है, और कुछ भाग क्या होता है? अस्थायी रहता है, बढ़ता नहीं है। तो पौधे का कौन सा भाग बढ़ता रहता है? पौधे का जो शीर्ष भाग है, पौधे का जो ऊपरी शीर्ष भाग है या जड़ का शीर्ष भाग, दोनों जो भाग है वो क्या होते हैं? निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, उन्हीं में वृद्धि होती है। मीन्स वहाँ पर ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, और उनको कहा जाता है विभज्योतकी ऊतक। क्या कहते हैं? विभज्योतकी ऊतक। मीन्स पौधे में मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के ऊतक होते हैं। अगर देखा जाए, पौधे में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं विभज्योतकी ऊतक, इंग्लिश में बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल ऊतक, टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको विभज्योतकी ऊतक बोलते हैं। दूसरा नंबर आता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो इस तरह से इसमें 2 ऊतक, पौधे में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक तो ऐसे ऊतक जहाँ पर विभाजन होता रहता है तो उसको विभज्योतकी ऊतक कहते हैं, और दूसरा क्या है हमारा स्थायी ऊतक, इसमें विभाजन नहीं होता है। विभज्योतकी ऊतक की विशेषता क्या है? 2-3 विशेषताएं हैं। पहले तो विभज्योतकी ऊतक के ही कारण पौधे के तने में और जड़ के शीर्ष भाग में वृद्धि होता है। दूसरा, विभज्योतकी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। विभज्योतकी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं में या तो विभाजन करने की क्षमता होती है या विभाजन की क्रिया कर रही होती हैं। हमने आपको बताया था ना, विभज्योतकी ऊतक जो है वो विभज्योतकी ऊतक में विभाजन होता रहता है, तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती रहती हैं। इसीलिए विभाजन, अगर हम कोशिका विभाजन का अध्ययन करें तो इसी रीजन से कोशिका को हम लेते हैं। दूसरी बात ये करते हैं, ये तो अस्थायी और स्थायी और विभज्योतकी ऊतक के 2 प्रकार हो गए। आगे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम ऊतक के जनक लिख लेते हैं। ऊतक विज्ञान के जनक कौन है? हमने आपको बताया था ना, ऊतक का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है?
ऊतक का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो ऊतक का अध्ययन साइटोलॉजी के जनक मतलब औत्तिकी कहलाता है। तो ऊतक विज्ञान के जनक हैं मार्सेलो मेलपिगी। कौन है? मार्सेलो मेलपिगी। ऊतक विज्ञान के जनक कौन है? मार्सेलो मेलपिगी। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ऊतक शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? ऊतक शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आंसर लिखेंगे बिचेट। ऊतक शब्द किसने दिया है? बिचेट ने दिया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि ऊतक शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? बिचेट ने दिया। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा आता है, ऊतक संवर्धन के जनक कौन है? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन के जनक कौन है? तो हैवरलैंड। कौन है? हैवरलैंड। ऊतक संवर्धन के जनक हैं हैवरलैंड। ऊतक संवर्धन के जनक हैवरलैंड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊतक संवर्धन के बाद ऊतक संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमको बहुत अधिक मात्रा में पौधे तैयार करने होते हैं तो हम ऊतक संवर्धन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर हमको विषाणु रहित पादप तैयार करना है तो भी हम ऊतक संवर्धन से पौधे तैयार करते हैं। तीसरा, अगर हमको अगुणित पौधे तैयार करना है तो भी हम ऊतक संवर्धन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये है कि विषाणु रहित पादप कैसे तैयार होते हैं। सपोज करिए किसी पौधे को हमको उस पौधे से नया पौधा बनाना है लेकिन वो विषाणु से ग्रसित है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पौधे का एकदम शीर्ष भाग होता है, यहाँ पे हमने पादप बनाने का प्रयास किया हुआ है, पौधे का जो एकदम शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर कोशिकाएं इतनी तेज़ी से विभाजित होती हैं कि वहाँ तक वायरस की जो डिजीज़ है वो पहुँच नहीं पाती है। तो वहीं से हम कोशिकाओं को ले लेते हैं और उनका संवर्धन कर देते हैं, उनसे नया पादप निकालते हैं। तो इस तरह से जो पौधा होता है तो वो वायरस फ्री रहता है, वायरस डिजीज़ फ्री रहता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विषाणु रहित पादप तैयार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऊतक संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। विषाणु रहित पादप तैयार करने के लिए ऊतक संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगुणित पादप तैयार करने का, अगुणित का मतलब एन। आप जानते हैं प्रायः जो है पौधे टूयन होते हैं, आपको पता होगा टूयन, किसी भी पौधे को गुणसूत्र लिखते हैं टूयन बराबर लिखते हैं मुख्य रूप से। तो अगर हमको अगुणित केवल एन अगुणित पादप मीन्स हैप्लॉइड प्लांट अगर तैयार करना है तो भी हम पॉलन कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? पॉलन कल्चर। पॉलन वास्तव में क्या होता है? परागकण। परागकण होता क्या है? परागकण युग्मक होता है। युग्मक कैसे होते हैं? युग्मक अगुणित होते हैं, इसलिए इनसे अगर हम सीधे पौधा तैयार करते हैं तो पौधे भी अगुणित हो जाते हैं। ये तो हो गया इसके परिचय के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं विभज्योतकी ऊतक। इसकी विशेषता हमने बताया, इसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है या विभाजन हो रही होती है। दूसरा, इसमें इंटरकॉलरी स्पेस नहीं पाया जाता है विभज्योतकी ऊतक में। इसमें सदैव जीवित कोशिकाएं ही पाई जाती है। तो ये सब सारे पॉइंट आप लिखते जाएंगे विभज्योतकी ऊतक में, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है इन इंग्लिश। नेक्स्ट बात, हम लोग विभज्योतकी ऊतक का प्रकार। विभज्योतकी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको मालूम है उत्पत्ति के आधार पर अगर बात किया जाए तो जो ऊतक होते हैं, जिनके ऊतक सबसे पहले जो एकदम शुरू में जिनकी उत्पत्ति हो जाती है, एकदम शीर्ष भाग में होते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रक विभज्योतक। मीन्स पौधे का एकदम टिप का थोड़ा सा जो छोटा सा पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रक विभज्योतक कहते हैं। मतलब ये सबसे अग्रशीर्ष होता है प्लांट के, शीर्ष जड़ का भी और तने का भी। हमको इसमें दोनों लेकर चलना है भाई। देखिए, जड़ भी वृद्धि करती हैं, ऐसा नहीं कि जड़ वृद्धि नहीं करती हैं, तने भी वृद्धि करते हैं। तो इन दोनों का जो शीर्ष भाग है वहाँ पे थोड़े से रीजन में एक प्रक विभज्योतक पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रोमेरिस्टेम कहा जाता है। प्रोमेरिस्टेम। आप लोग प्रोस्टोमियम भी पढ़े होंगे, केचुए में होता है। पेरिस्टेमियम के जस्ट ऊपर होता है सबसे अग्रभाग प्रोस्टोमियम, वहाँ यहाँ पे भी प्रोमेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या हो गया? एकदम शीर्ष छोटा सा भाग, पौधे का शीर्ष और छोटा सा भाग जो होता है वहाँ पे जो ऊतक पाया जाता है उसको प्रक विभज्योतक कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्राथमिक विभज्योतक, जिसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम। तो
तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसका निर्माण प्रक विभाज्य ऊतक से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? प्रक विभाज्य ऊतक से होता है। जब इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर थोड़ा सा पुरानी हो जाती है तो प्राथमिक विभाज्य ऊतक का निर्माण करते हैं। ये भी कोशिकाएं विभाजित हो रही होती है क्योंकि ये विभाज्योत के ऊतक का प्रकार है। उसके बाद है द्वितीयक विभाज्य ऊतक। अब ये जो द्वितीयक विभाज्य ऊतक है आवश्यकता पड़ने पर इसका निर्माण होता है। आवश्यकता अगर नहीं पड़ती है तो इसका निर्माण नहीं होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो ऊतक हैं, 2 ऊतक आते हैं, कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो कैम्बियम और कार्क कैम्बियम आता है। कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। कैम्बियम और कार्क कैम्बियम इसमें आते हैं द्वितीयक विभाज्य ऊतक में। तो अब कैम्बियम क्या है? कैम्बियम से आपको पता होगा किसी भी पौधे की द्वितीयक वृद्धि होती है, जब उसकी मोटाई में वृद्धि होती है तो वो कैम्बियम या कार्क कैम्बियम के द्वारा होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो ये नहीं पाया जाता, जिससे मोनोकोटिलिडन में प्राइमरी ग्रोथ ही होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे प्राथमिक विभाज्य ऊतक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे शीर्ष भाग, दोनों के मध्य का भाग द्वितीयक विभाज्य ऊतक आवश्यकता पड़ने पर होता है। ये उत्पत्ति के आधार पर हो गए, किस तरह से उत्पत्ति हुआ उसके आधार पर इसका वर्गीकरण हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पाए जाने वाले स्थान के आधार पर, मीन्स कौन सा ऊतक पौधे के किस रीजन में पाया जा रहा है। पाए जाने वाले पौधों में आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हमने ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ स्पेस हमने केवल स्थान ही लिखा है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको पौधों में पाए जाने के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। इसमें कौन कौन से ऊतक हैं? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जिसको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, या अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक जिसको कहा जाता है इंटरकैलरी अंतर्विष्ट, आप लोग देखे होंगे मध्य का जो भाग होता है। उसके बाद पार्श्व विभाज्य ऊतक, इसके जो बगल के जो पोर्शन ऊतक होते हैं इनको हम लेटरल या पार्श्व विभाज्य ऊतक कहते हैं। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक पौधे के कहाँ होगा? जड़ और तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। जड़ और तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। 3 सिद्धांत दिए गए हैं, 3 सिद्धांत इसमें दिया गया है। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत दिया गया है, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछाता है कि शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसको दिया नजेली ने। किसने दिया भैया? नजेली ने 1858 में दिया था शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। आप इसको याद रखेंगे कि शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो नजेली और क्रैमर क्या दिए थे? कोशिका झिल्ली शब्द दिए थे। तो यहाँ पे नजेली ने क्या दिया हुआ है? शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। दूसरे नंबर पे एक और सिद्धांत दिया गया है जिसको कहा जाता है हिस्टोजन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? हिस्टोजन सिद्धांत। हिस्टोजन सिद्धांत हाइंस्टीन ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? हाइंस्टीन ने हिस्टोजन सिद्धांत 1870 में दिए हुए। हाइंस्टीन, आप सब लिखते जाएंगे। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? नजेली ने। हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? हाइंस्टीन ने। एक और है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। अगला लिखेंगे ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ट्यूनिका कार्पस। तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत क्वेश्चन पूछाता है कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने दिया है? सिमिट ने ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ से संबंधित शीर्षस्थ विभाज्योतक से संबंधित 3 सिद्धांत दिए गए हैं। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, दूसरा हाइंस्टीन ने दिया है हिस्टोजन वास्तव में होता क्या है? हिस्टोजेनेसिस आप लोगों को पता होगा। ऊतक बनने की क्रिया को हिस्टोजेनेसिस कहा जाता है।
हिस्टोजन मतलब ऊतक का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। आइंस्टीन ने ऊतक के बारे में बताया कि ऊतक का निर्माण के लिए 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 तरह की परतें होती हैं जिनके द्वारा ऊतक का निर्माण होता है, जिसमें त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन होता है। त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन। त्वचाजन सबसे बाहरी भाग होता है, जैसे हम लोगों का ना डर्मेटाइटिस होता है, वैसे ही पौधे का भी त्वचा होता है, जो उसका छिलका नहीं होता वो त्वचाजन। तो उसके जस्ट नीचे का भाग हाइपोडर्मिस, वल्कुटजन क्षेत्र में ही हाइपोडर्मिस बनता है, अधस त्वचा जिसको कहते हैं। और उसके बाद रंभजन बनता है। रंभजन को क्या कहते हैं? प्लूरोम बोला जाता है। रंभजन को इंग्लिश में प्लूरोम, डर्मेटोजन और पेरिब्लेमा, इसको डर्मेटोजन इंग्लिश में कहते हैं और पेरिब्लेमा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत क्या है। हिस्टोजन सिद्धांत तो हमने बताया कि ऊतक बनने की जो क्रिया है कि इस तरह से ऊतक बनते हैं, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन ये ऊतक बनते हैं, तो इसको इन्होंने कह दिया कि ये क्या है? आइंस्टीन सिद्धांत, मतलब हिस्टोजन। उसके बाद ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ट्यूनिका एक्चुअली जहाँ पर ग्रोथ होती हुई कोशिकाएँ होती हैं वहाँ पर 2 तरह के रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। उसमें जो बाहरी रीजन होता है उसको ट्यूनिका, और जो मध्य का होता है उसको कार्पस सिद्धांत कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो स्मिथ ने दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। शीर्षक को इसका विभाजन, इसमें आपको पता है भोजोत्की ऊतक में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं सभी जीवित होती हैं, मृत कोशिकाएं नहीं होती हैं। और स्थायी ऊतक में कोशिकाएं या तो जीवित होंगी या मृत होती हैं, दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक जो है मध्य में पाया जाता है। मुख्य रूप से किसी भी पौधे में जो वृद्धि होती है वो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक के कारण होता है, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक यहाँ पे जैसे हमने बताया ना द्वितीयक विभाज्य ऊतक, द्वितीयक विभाज्य ऊतक यहाँ पे पार्श्व विभाज्य ऊतक हो जाता है, काम वही है। ये द्वितीयक विभाज्य ऊतक जरूरी नहीं है कि सभी पौधों में पाए जाएं। द्वितीयक विभाज्य ऊतक के कारण लेटरल ग्रोथ होता है पौधे की, जो मोटाई में वृद्धि होती है। तो आपको पता होगा जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, तो उसी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा विभजोत्की ऊतक समाप्त होता है। उसके बाद नंबर आता है स्थायी ऊतक का। स्थायी ऊतक काफ़ी, इसका दायरा काफ़ी लंबा है। स्थायी ऊतक में हम इसको 3 तरह से सरलता के लिए बांट सकते हैं अध्ययन करने में। स्थायी ऊतक सरल ऊतक होता है जिसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक होता है दूसरा जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। और इसको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल, इसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट को स्पेशल। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। तो इस तरह से जो स्थायी ऊतक होते हैं 3 तरह के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। हम लोग बात सरल ऊतक की करते हैं। वास्तव में जो सरल ऊतक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मृद ऊतक, स्थूलकूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृद ऊतक, स्थूलकूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृद ऊतक क्या होता है? मृद ऊतक में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं अंडाकार, गोलाकार या चतुर्भुजी होती हैं। इन अंतरकोशिकीय स्थान, इंटर सेलुलर स्पेस अधिक मात्रा में होता है। कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। इसके बाद नंबर आता है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक का, स्थूलकूल ऊतक का, जिसको हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। कोलेनकाइमा स्थूलकूल ऊतक के कारण
जो पौधों में लचीलापन होता है वो इसके कारण होता है, स्थूल कोण ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। अगर कोलन काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको क्लोरीन काइमा कहा जाता है। और अगर क्लोरोफिल के कण, और अगर कोलन काइमा में एयर की हवा की ऊतकाएँ पाई जाती हैं तो उसे एरन काइमा बोला जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरन काइमा। दृढ़ ऊतक जो है यह पौधे, जिसे नाम से ही पता है दृढ़ता, मीन्स एक पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। बाहरी भाग होता है जो बार्क होते हैं पौधे के, इसके जो फाइबर प्राप्त होते हैं ना फाइबर, वो स्क्लेरन काइमा वास्तव में होता है। इसकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं इससे बड़ी होती हैं। सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं दृढ़ ऊतक में। इन कोशिकाओं की विशेषता क्या है कि इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और दूसरा दोनों सिरे पर ये नुकीली होती हैं। उसके बाद नंबर आता है जटिल ऊतक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जटिल ऊतक क्वेश्चन पूछाता है कि निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक का उदाहरण है, आप लोग लिख लेंगे। जटिल ऊतक के उदाहरण में जाइलम और फ्लोएम आता है। जटिल ऊतक के उदाहरण में जाइलम आता है और फ्लोएम आता है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब देखो, एक बार यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से फ्लोएम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये जो कोशिकाएं यहाँ पर लिखा गया है, 4 यहाँ पे लिखी गई हैं, 4 यहाँ पे, जैसे वाहिनिकाएं, वाहिनियाँ, काष्ठ तंतु, काष्ठ मृदूतक, ये किसके पार्ट हैं? जाइलम में पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे जाइलम में कौन कौन से कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको पता है जाइलम में वाहिनिकाएं पाई जाती हैं जिसको ट्रैकिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स। वाहिनियाँ पाई जाती हैं जिसको वेसल्स बोला जाता है। काष्ठ तंतु जिसको बोला जाता है वुड फाइबर या काष्ठ तंतु, और काष्ठ मृदूतक एक किसमें पाया जाता है? जाइलम के अंतर्गत पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा फ्लोएम, दूसरा हमारा जटिल ऊतक कौन सा है? फ्लोएम। चालिनी कोशिका जिसको शिव नलिका या शिव सेल्स कहते हैं। सखी कोशिका, कंपेनियन सेल जिसको बोला जाता है कंपेनियन सेल। पोषवाह तंतु वही बात है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर। क्या कहते हैं? फ्लोएम फाइबर, जो पोषक पदार्थों को प्रवाह करने वाला, स्थानांतरित करने वाला तंतु होता है। दूसरा पोषवाह मृदूतक। तो आपको मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बस आप इतना याद रखेंगे कौन सा किस में पाया जाता है। जैसे आपको ये है पोषवाह, फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह बोला जाता है। और जाइलम, अब फ्लोएम और जाइलम में हम आपको डिफरेंस बताते हैं। सपोज करिए आप जा रहे हैं कहीं पे और आपको एक प्लांट दिखाई दिया, आम का पौधा दिखाई दिया, आम का। तो उस पौधे को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको जाइलम दिखाई देगा कि फ्लोएम। तो उस दशा में आपको उसका फ्लोएम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फ्लोएम। मीन्स पौधे का, आप कभी कभी जब पौधा कटता है तो आपको पता होगा पौधे को काटने के बाद उसके जो नीचे के भाग होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। और ये क्या है? जाइलम। जो उसका मीन्स पौधे का जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है, पौधे का जो बीच में लकड़ी होता है, वुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कास्ट, जिसको कहते हैं कास्ट सॉरी, उसी को हम लोग जाइलम बोलते हैं। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो इसमें पाए जाने वाले जो अवयव हैं, दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा आता है। अब बात ये है कि हमने आपको बताया था कि जो संवहन मंडल, आपको पता है जाइलम और फ्लोएम मिलकर, और ये था कैम्बियम, ये तीनों मिलकर संवहन मंडल बनाते हैं। आपको हम ऊतक तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। संवहन मंडल बनाते हैं। संवहन मंडल जब बनाते हैं तो उसमें उसी के द्वारा ये खाद्य पदार्थों का और जल का संवहन करते हैं।
अब बात है कि संवहन मंडल की शुरुआत टेरिडोफाइटा से होती है। हमने आपको जब प्लांटी किंगडम बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी किंगडम, उसमें बताया था कि इसमें शुरुआत होती है। लेकिन बात यह है कि जो क्या कहते हैं वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में जो संवहन मंडल पाए जाते हैं उसमें एक चीज़ नहीं होता। क्या नहीं होता है? उसमें सखी कोशिकाएं नहीं होती हैं, वो इसलिए अविकसित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वैस्कुलर बंडल की शुरुआत तो टेरिडोफाइटा से होती है, लेकिन उसमें सखी कोशिकाएं उनकी वैस्कुलर बंडल में नहीं पाया जाता है। तो ये जटिल ऊतक हो गया। जटिल ऊतक का उदाहरण पूछा जाता है और जटिल ऊतक का जो कंपोजिशन है, मतलब उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। ट्रैक्वाइड्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर, वुड पैरेन्काइमा, शिव कोशिका, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इस तरह से होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विशिष्ट ऊतक की। ये जो विशिष्ट ऊतक है जरूरी नहीं है कि सभी में पाया जाए। विशिष्ट ऊतक सभी पादपों में नहीं पाया जाता है। विशिष्ट का मतलब होता है कि विशेष, जैसे विशेष लोग होते हैं ना, स्पेशल टाइप पर्सन होते हैं, ऐसे ही विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, कुछ पौधों में पाए जाते हैं। तो विशेष प्रकार के ऊतक को दो तरह से बांटा गया है, ग्रंथिल और रबरक्षीरी। जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं और अंतःस्रावी, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रंथियाँ, इंटरनल ग्रंथियाँ और एक्सटर्नल ग्रंथियाँ। ग्रंथिल ग्लैंडुलर स्पेशल टिश्यू। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो कौन कौन सी होती हैं, किस में पाई जाती हैं? तंबाकू में, मकरंद, और उसके साथ साथ में कुछ कीट बच्ची पादप होते हैं, उसमें भी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे एंजाइम, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? एंजाइम स्रावित होता है और वो कीटों को डाइजेस्ट कर देता है। आंतरिक स्रावी ग्रंथियों में तेल ग्रंथियाँ हैं, रेजिन ग्रंथियाँ हैं, जल ग्रंथियाँ आप लोग जानते होंगे। हाइड्रोथोर्स भी एक, हाइड्रोथोर्स क्या है? जल ग्रंथि। हाइड्रोथोर्स भी एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है? विशेष प्रकार का ऊतक है जो कुछ ही पौधों में पाया जाता है, जिसके द्वारा गटेशन की क्रिया होती है। रबरक्षीरी ऊतक अगला है। नेक्स्ट, रबरक्षीरी ऊतक आप लोग जानते होंगे। कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते तोड़ने से या टहनी तोड़ने से या फल तोड़ने से उससे लेटेक्स निकलता है, तो उसको हम रबरक्षीरी ऊतक बोलते हैं। ये सभी में नहीं पाया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा फोस्टा, अफीम क्या है? वास्तव में रबरक्षीरी ऊतक होता है। मदार की भी पत्ती को तोड़ने से वहाँ उससे भी दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इसके बाद यूफोर्बिया, कनेर, इन सब चीज़ों में इनमें जो है विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ऊतक तंत्र जो है, ऊतक जो है समाप्त हुआ। इसके बाद आपको हम अगला जो लेक्चर है ऊतक तंत्र के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।